नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। मां, माटी और मानुष, एक ऐसा नारा जिसने कभी पश्चिम बंगाल के वामपंथी किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, लेकिन आज उसी नारे की बुनियाद पर खड़ी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस खुद अपने वजूद के सबसे बड़े संकट से जूझ रही। कोलकाता से लेकर राजधानी दिल्ली तक दीदी के सियासी साम्राज्य में ऐसी बगावत भड़क उठी है जिसने सभी को सन्न कर दिया। नाम सामने आते हैं तो लोग कहते हैं ये भी बागी हो गए। ये सिर्फ पार्टी के सांसदों का अलग गुट बनाना नहीं है, बल्कि सीधे सीधे ममता बनर्जी के एक छत्र नेतृत्व को चुनौती है, क्योंकि जिस सायोनी घोष को टीएमसी का भविष्य और अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड कहा जाता था, आज वो नाम बगावती नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो आप समझिए कि आग कितनी गहरी लग चुकी। सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी अब परिवारवाद और भतीजावाद की उस राजनीति का शिकार हो गई है जिसका आरोप वो दूसरों पर लगाती आई थी? क्या यह लड़ाई सीधे सीधे दीदी बनाम भतीजा की जंग में तब्दील हो चुकी है? सवाल यह भी है कि कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं का खुला अल्टीमेटम और राज्यसभा सांसदों का एक के बाद एक इस्तीफा इशारा है क्या कि अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी नतीजों के महज 14 दिन और ममता बनर्जी का अभेद्य किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जो दीदी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी को ललकार रही थी, आज उन्हीं के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसक चुकी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी अब टुकड़ों में बंटने के कगार पर है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बगावत की ऐसी भीषण आग है जिसे खुद ममता बनर्जी नहीं बुझा पा रही हैं। ये खेल तब शुरू हुआ जब 18 मई को 19 सांसदों के दस्तखत वाली एक चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंची, जिसमें सदन में अलग बैठने की व्यवस्था और एक बिल्कुल अलग पार्लियामेंट्री ब्लॉक तैयार करने की मांग की गई थी। यह सीक्रेट लेटर सामने आ चुका है। दस्तखत करने वालों में वो नाम शामिल हैं जिन्होंने ममता के भरोसे पर सियासत की पिच संभाली थी। यूसुफ पठान, काकोली घोष, दस्तीदार, शताब्दी रॉय और सबसे बड़ा झटका सायोनी घोष को लेकर है। बगावत की इस लिस्ट में सबसे बड़ा झटका सायोनी घोष ने दिया, जिन्हें अभिषेक बनर्जी का सबसे करीबी उनका राइट हैंड माना जाता था। अभिषेक ने सायोनी घोष को खुद पार्टी की यूथ विंग का चीफ बनाया था। सायोनी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर चेहरा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों का आंकड़ा 19 नहीं बल्कि 20 भी हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि 20वां नाम ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता का है। जाहिर है इस नाम का सामने आना पूरी कहानी में एक बड़ा क्लाइमैक्स लेकर आएगा। जबकि पार्टी के सांसद और ममता खेमे के नेता सौगत रॉय ने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत कर दावा किया कि अभी तीर कमान से नहीं निकला है, बल्कि दीदी चाहें तो अभी इस बगावत को रोक सकती हैं। नतीजा निकलने के बाद एक बार मुलाकात हुआ, एक बार फोन पे बात हुआ। इससे ज्यादा मैं कोई सलाह नहीं देता हूँ। सलाह अगर पूछा जाए तभी मैं सलाह दूंगा, लेकिन जनरली मुझे ये कहना है कि ममता बनर्जी लीडर है, उन्हीं को सबसे बातचीत करना चाहिए। नाराजगी की आग इस कदर भड़की है कि अब टीएमसी के संकट मोचक रहे कल्याण बनर्जी ने ममता को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। साफ लफ्जों में कहा है कि दीदी को अब तय करना होगा कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी रहेंगे या फिर वे। अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपका साथ। लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी टीएमसी ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही है। पिछले 4 दिनों में 4 बड़े राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर राय से लेकर सुष्मिता देव तक सब दीदी का साथ छोड़ चुके हैं। इस महाटूट पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि परिवारवाद के चक्कर में टीएमसी अब टुकड़ों में बंट गई है। लड़ाई अब असली टीएमसी बनाम नकली टीएमसी में है और इसमें भी ममता दीदी की हार तय है। पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा
टीएमसी का जिहादी जर्जर किला अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट, तुष्टीकरण और कट्टमनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से लगातार गिर रहे हैं। अगर आप भतीजे को, परिवारवाद को पार्टी के ऊपर रखेंगे तो राज्यसभा एमपी भी क्विट करेंगे, विधानसभा में विधायक जो है वो भी ज्यादातर अलग हो गए और लोकसभा में भी यही हाल है। और ये सभी लोग अपने आप को असली टीएमसी बता रहे हैं। तो रियल फाइट बन चुकी है असली टीएमसी वर्सेस नकली टीएमसी। जाहिर है टीएमसी में मची भगदड़ को ममता बनर्जी नहीं रोक पा रही हैं। उन पर भतीजावाद और परिवारवाद का आरोप लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ममता बनर्जी क्या अपनी राजनीतिक सूझबूझ से इस महासंकट को टाल पाएंगी, या फिर मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली दीदी की पार्टी अब सिर्फ ममता अभिषेक की पार्टी बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस क्या बचेगी, क्या अस्तित्व बचेगा? जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से विरोधी या बागी सामने आ रहे हैं, उससे यह पता चल रहा है कि मुश्किल भरे हालात हैं। इस पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं आप। करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 25 करोड़ लोग। दुनिया के अंदर कितने देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ है? केवल 3 देश, भारत, चीन और अमेरिका। यानी 25 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से उबर करके उन्होंने सामान्य नागरिकों के रूप में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया है। उनके घर में कोई ना कोई कमाने वाला है, एक निश्चित कमाई है। और अगर मोदी जी ने देश के अंदर इन कार्यक्रमों को चलाया है तो उसका सर्वाधिक लाभ यूपी जैसे राज्य को प्राप्त हुआ। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, पहचान के लिए मोहताज। जिस राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता था, उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। अगर केंद्र ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दिया तो उत्तर प्रदेश में 65 लाख गरीब परिवारों को एक एक आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय बने, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने, तो यूपी के अंदर 3 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने। देश के अंदर 10 करोड़ घरों में माताओं के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए, रसोई के लिए एलपीजी के मुफ्त में कनेक्शन मिले, तो यूपी के अंदर लगभग 2 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मुफ्त में मिली। देश के अंदर अगर आयुष्मान भारत में 60 करोड़ लोग कवर हुए तो उन 60 करोड़ में से 15 करोड़ अकेले यूपी के हैं। देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, कोविड कालखंड में जब दुनिया पस्त हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, तब भारत अपने उन लोगों को पूछ रहा था, उन लोगों की पूजा कर रहा था जिसको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था, और वह कार्य भारत के अंदर हुआ। तो यूपी के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।
यानी वह गरीब पहली बार सरकार के एजेंडे का केवल वोट बैंक नहीं बना। आप याद करिए, गरीब की जब हम बात करते हैं तो उसकी जाति की बात नहीं करते, उसका मत और मजहब नहीं देखते, उसका संप्रदाय नहीं देखते। हमारे लिए गरीब गरीब है, उसका उत्थान होना चाहिए, उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, उसको बेहतर सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, वह शासन की योजना में जुड़ने का हकदार है और वह सस्टेनेबल विकास की उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए जहां गरीबी का दंश उसे कभी फिर से डसने का दुस्साहस न कर सके। और वह मॉडल मोदी जी ने दिया है, गरीबों को उत्थान करके उनको सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करके सिर गौरव के साथ आगे बढ़ा करके कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे भी जीने का अधिकार है। इस रूप में जीने का अधिकार पहली बार मोदी जी ने देश के उन लोगों को दिया। आधी आबादी के साथ कितना भेदभाव होता था, असुरक्षा का वातावरण, भ्रूण हत्याएं, नौकरियों में कहीं कोई सुविधा नहीं, कानून की जकड़न और उन सब के साथ ही तमाम प्रकार की बंदिशों के कारण जो स्थितियां पैदा हुई। 2014 के बाद पहली बार आपने देखा होगा मोदी जी ने देशवासियों के सामने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उस समय उन्होंने अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया, मातृवंदना की योजना प्रारंभ की, संस्थागत प्रसव हो और मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्थिति में लाया जा सके, बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। ये सभी कार्यक्रम देश भर में लागू किए गए और आज मातृवंदना की योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के देश की अलग अलग सेवाओं में, चाहे वह भारत की आर्मी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, भारत के उद्योग हो, भारत के किसी भी अन्य संस्थान में उस बेटी को बेहतरीन प्लेसमेंट की सुविधा है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है और नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से अब वह केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि भारत की व्यवस्था का पार्ट बनकर के भारत के कानून बनाने का काम भी करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अधिकार भी भारत की संसद के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की बेटियों को, भारत की माताओं को उपलब्ध करवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, क्या बदलाव हुए, उस पर बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और ये वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि बीजेपी के लिए सियासत उनकी इस वक्त उन्हें ये अलाउ करती है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के लिए बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस के लिए आज संकट है उनके खुद के अस्तित्व का। बागी जिस तरह से सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है, सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की वो तृणमूल कांग्रेस एग्जिस्ट करेगी जो मां माटी मानुष की बात कर रही थी, या बागियों की हो जाएगी पूरी टीएमसी। और जो हालात बने हुए टीएमसी के अंदर, वो गाना आपको याद होगा कि सोचते हैं कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मतलब ऐसे ऐसे नाम सामने आ गए जिनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये ममता बनर्जी के खिलाफ चले जाएंगे। आज उनके हस्ताक्षर पाए जा रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ। मौमिता चक्रवर्ती जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। एहतिशामुल हक जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, पहले टीएमसी में थे, अब टीएमसी में नहीं है। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जुड़ गए, टीएमसी के प्रवक्ता हैं और अभी भी ये टीएमसी में ही है।
अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपसे शुरू कर रहा हूं। आप बहुत सारी डिबेट में बैठे, बहुत सारी डिबेट मैंने आपकी देखी है सर, आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, क्या होगा टीएमसी का सर? यहां से बागी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, चाहे वो विधायकों की बात कर लीजिए, चाहे सांसदों की बात कर लीजिए, लोकसभा के अंदर चाहे राज्यसभा के अंदर, सब एक ही बात कहकर पार्टी से बगावत कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या होगा तृणमूल कांग्रेस का आने वाले समय में? नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो वो एक दिन में भूमिका नहीं बनती है। इसका मतलब है इसमें अधिकतर लोगों ने चुनाव के पहले भी और चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को मदद मिले ऐसा काम किया है। उनकी मंशा साफ है कि वो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। एनडीए कौन है? भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चुनाव के पहले भी जा सकते थे। तब आप ये बात नहीं कहा आपने, तब ऐसी कोई बात आपने नहीं कही। अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जाना होता, मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, आप ही बताइएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना होता तो लोग चले जाते। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं आप अभिषेक बनर्जी को हटा दीजिए, उनके साथ नहीं रहेंगे हम पार्टी में, हम वैसे का वैसे पार्टी में रह लेंगे। कल्याण बंदोपाध्याय जी सीनियर लीडर है और उनकी जो व्यक्तिगत कोई ईगो क्लैश हुआ है अभिषेक बनर्जी, वो उनके मेरे ख्याल से उनके लड़के की उम्र या उनसे भी छोटी उम्र का होगा, उसकी बात नहीं है। उनकी बात अगर वो उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो दीदी को चैलेंज कर रहे हैं कि अभिषेक को रखो या मुझे रखो, तो ये तो एक धमकी देना हो गया ना। अगर आप आपके चैनल में स्वयं प्रकाश जी के मालिक को यही सेम बात 55 से ज्यादा बागी विधायक कह रहे हैं, यही बात अभिषेक बनर्जी को लेकर 19 सांसद कह रहे हैं, यही बात 4 राज्यसभा के सांसद कह रहे हैं कि भैया दिक्कत ममता दीदी से नहीं है, अभिषेक बनर्जी किसी नेता को नेता ट्रीट ही नहीं करते हैं। सुनिए ना, हमारे दल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय है, ठीक है। अभिषेक बनर्जी संगठन का काम देखते हैं। 2011 से 2026 तक जो सरकार चली और सरकारों पर जो भी आरोप प्रत्यारोप भी लगे, जो राज्य सरकार की बात कर रहा हूं, तो उसके बीच में हस्तक्षेप कभी भी अभिषेक बनर्जी का नहीं रहा। अभिषेक बनर्जी एक सांसद है, वो अपना जो डायमंड हार्बर है उसके बारे में वो उनसे बात सवाल कर सकते हैं अभिषेक बनर्जी के कि आपके और संगठन के बारे में कुछ टूट हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ संगठन में एक व्यक्ति की नहीं होती है। चुनाव में हार सुन लीजिए, जितने लोग बागी हैं सब बीजेपी के दबाव में बागी हो रहे हैं या बीजेपी के लालच में बागी हो रहे हैं। 100% दिख रहा है ना। पानी देखिए, पानी की धार देखिए, किस तरफ पानी जा रहा है। अगर टूट के एक धारा जा रहा है तो वो अपना बहाव किस तरफ बना रहा है, उसको भी आपको देखना है कि पश्चिम बंगाल में एक लड़के के पीछे सब लोग लग गए हैं कि अभिषेक बनर्जी ये समस्या क्या है ना, सुनिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, समस्या क्या है कि आप लोगों की है उंगली में दिक्कत, तो आप लोग इस उंगली का इलाज ना करके वो पैर के अंगूठे का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो एक लड़का तो हो ही नहीं सकता। मतलब 55 विधायक गलत बोल रहे हैं, मतलब 19 लोकसभा के बागी सांसद गलत बोल रहे हैं, मतलब 4 राज्यसभा के जो सांसद हैं वो गलत बोल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के। अगर कोई एक व्यक्ति सही है तो वो अभिषेक बनर्जी। 2011 के बाद में मुकुल राय जब छोड़ के गए, उनकी जब फाइल सीबीआईडी में गई और 2014 में जब बोला गया भाग मुकुल भाग, तो मुकुल राय गए। फिर शुभेंदु अधिकारी को बोला गया भाग शुभेंदु भाग, तो शुभेंदु अधिकारी चले गए। तो अभी शुभेंदु अधिकारी को खुश करने के लिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, मैं फिर आ रहा हूं स्वयं दादा, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मेरे पास चूंकि लिमिटेड वक्त है, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, बहुत लंबी बात होगी आपसे। एहतेशाम उल हक जी मैं आपके पास आ जा रहा हूं, फिर उसके बाद एहसन सिंह जी जाहिर बात है जवाब देना चाहेंगे। मौमिता जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एहतेशाम उल हक जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया होगा, तब भी आप टीएमसी से अलग हुए होंगे। बिल्कुल नहीं अनुराग जी, हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छे प्रकाश पुरोहित जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक लड़का, देखिए पूरा तृणमूल कांग्रेस को नैया को डुबाने में अगर किसी का हाथ है तो वो वही युवा नेता का अभिषेक बनर्जी का है। आज जो विधायक के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी छोड़ के जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसे मतलब पार्टी चलाते थे। उनसे मिलने के लिए स्वयं हमारे पुरोहित जी है, पूछिए वो कभी भी क्या मुलाकात हुई थी उनसे या मुलाकात होती है? मिनिस्टरों को, इवन के जो राज्य के मंत्री हैं उनको भी समझ लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी वाकई में नेत्री ममता बनर्जी है, लेकिन उनको जो अभी अभिषेक बनर्जी है एक ऐसा जो आई पैक लेकर करके अभी जो एहतेशाम उल हक जी, मैं अपने दर्शकों को एक मिनट स्वयं दादा आ रहा हूं। एहतेशाम उल हक जी, मैं ये कह रहा हूं चूंकि आप खुद टीएमसी में एक अच्छे पद पर रहे हैं,
मेरी जानकारी के मुताबिक आपने जी, क्या अनुभव जी। किया अभिषेक बनर्जी को लेकर? वो कह रहे हैं एक लड़का, एक युवा नेता जो संगठन की जिम्मेदारी देखता है, लोग उससे ईगो क्लैश कर रहे हैं इसलिए चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की कोई गलती है ही नहीं। जरा आप अपने अनुभव बताइए कि आपके लिए एक्सेसिबल थे अभिषेक बनर्जी या नहीं थे? आपके साथ कैसा व्यवहार था? देखिए, हम लोगों को तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी मांगते थे, नहीं मिला करता था। ये बात स्पष्ट रूप से हमें बोलने में कोई भी ये नहीं है, जरा भी झिझाहट नहीं है। आज देखिए, एक तो बात बोल रहे हैं आपको अनुराग जी, मैं अल्पसंख्यक से आता हूं, मैं अल्पसंख्यक का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारी कमेटी भंग कर दी गई है। लेकिन हमारी नेत्री आज जो 80 सीट जीत के आए हैं, वो अल्पसंख्यक के वोटों से जीत के आए हैं। ये भी आप सुन लीजिए, अल्पसंख्यक 9 जिलों में एक भी हमारा तृणमूल कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, और हमारा जो 80 जो सीट है वो हमारे जो माइनॉरिटी जहां डोमिनेटेड इलाका है उस इलाके से जीते हैं। और आज एक बहुत अफसोस होती है कि कमेटी हमारी नेत्री चेयरपर्सन बनाई है, लेकिन उसमें अल्पसंख्यक को जगह नहीं दी है। देखिए कितनी बड़ी समझिए कि मतलब माइनॉरिटी का वोट लेकर करके माइनॉरिटी कमेटी को अभी तक अप टू डेट नहीं किए। स्वयं दादा जल्दी से 20 सेकंड में जवाब, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाना। स्वयं दादा, और आप बोल रहे हैं अल्पसंख्यक को कुछ नहीं मिला, कैसी बात करते हैं? ममता बनर्जी के बाद सेकंड नंबर पर तो वही रहे, फिराद हकीम रहे सरकार के अंदर में। अरे सर, वो फिराद हकीम खुद बागी हो रहे हैं आज। अरे वो तो हो गए ना, क्योंकि मेरी बात सुनिए, अब अपने आप को भी तो सबको बचाना है। सर, टीवी चैनल में मैं एक प्यार से बात कर रहा हूं दादा, सुनिए ना, एक मिनट सबके केस आज भी लोकसभा स्पीकर के। एक मिनट एहतेशाम जी, एक सेकंड, मैं आपकी इजाजत से एक बात सिर्फ कह रहा हूं। स्वयं दादा सिर्फ एक बात कह रहा हूं, एसएन सिंह के पास चला जाऊंगा उसके बाद। स्वयं दादा सुनिए ना, सबकी अगर नकेल बीजेपी के पास है और इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, जिन लोगों पर बीजेपी नकेल कस सकती है ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, तो ऐसे नेता साथ लेकर ही क्यों चल रहे थे जो फंसे हुए कहीं ना कहीं? 2,60,00,000 लोगों ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाम पर वोट किया है, तृणमूल कांग्रेस के नाम पर वोट किया है। अभी ये 20 सांसद और 60 विधायक, 65 विधायक, ये 100 लोग तृणमूल कांग्रेस नहीं है, हजारों लोग की संख्या में लोग अभी घर में जो कार्यकर्ता। मैं पूछना चाहता हूं एक भी विधायक से कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या आपने मीटिंग की? इन्हीं विधायकों और इन्हीं सांसदों के दम पर कि हम ये एनडीए के साथ, इन्हीं विधायकों और सांसदों के दम पर सर आप लोगों ने सत्ता का पूरा सुख भोगा है। आज आप लोगों के लिए संख्या बहुत छोटी दिख रही है। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, स्वयं दादा मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह साहब, ये जो हो रहा है टीएमसी के अंदर, ये सब आप करा रहे हैं, और ये कहने के पीछे का कारण क्या है? ये कहने के पीछे का कारण ये है कि जब कीर्ति आजाद से पूछा जाता तो वो कहते हैं मेरे पास भी तो फोन आया था साहब कि आप आ जाइए बीजेपी में। नहीं अनुराग जी, देखिए कोई भी कहावत एक लोगों के लिए नहीं होती है, तो सभी के लिए होती है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और यहाँ जितने लोगों ने संसार में। कहा गया है कि भो या पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए, जैसा आप करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। राग द्वेष घृणा और तृष्णा की राजनीति आप करेंगे तो राग द्वेष और घृणा तृष्णा के वृक्ष में कभी सुंदर फल नहीं लगता है। दूसरा मैं कहूंगा कि जब परिवारवाद का आरोप लगाया जाता था तो चूंकि ये लोग रामचरितमानस को पढ़ते तो राम के नाम से ही दंगा फैलाने लगते थे, तो उस समय जानेंगे उन्होंने लिखा है सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयहास, राज धर्म धन तीन कर होई बेगही नाथ। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, विपक्षी भी पार्टियों ने कहा था, इनकी सहयोगी पार्टियों ने भी कहा था कि तृष्णा में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि योग्यता को दरकिनार करके और परिवार को बढ़ावा देने का कार्य करिए। आज वही तो सामने आ रहा है। केवल आप परिवार के नाते अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी, आज सभी लोग उसी बात को कह रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक मूल्यों की राजनीति करती है, मूल्यों की राजनीति करती है। शुरू से देखे होंगे बता दूं हमारे पार्टी में किसी को भी जब कोई पद दिया जाता, एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाह रहा हूं, सिर्फ एक बड़ा मतलब एक इन जनरल वे में, मतलब नथिंग लाइक काउंटर, बस एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। कर्नाटक में 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी, सरकार बनी बीजेपी की, 19 एमएलए बागी हुए थे, ऑपरेशन लोटस 2019। मध्य प्रदेश में 22 एमएलए रिजाइन करते हैं कांग्रेस पार्टी के, कमलनाथ की सरकार गिर जाती है, ऑपरेशन लोटस इन मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में 2022 में शिवसेना स्प्लिट हो जाती, बीजेपी के साथ जाती है, इट वाज आल्सो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र के अंदर। गोवा के अंदर क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, 2016 अरुणाचल प्रदेश, कांग्रेस एमएलए मास डिफेक्शन का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद वहां पर भी सरकार गिर जाती है। ये ऑपरेशन लोटस की कहानी बहुत पुरानी रही है ना सर,
देखिए, और वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी करवा रही है। इसको समझे, नहीं अनुराग जी, आप इसको दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चुनी हुई सरकारें गिरा के सरकार बना लेते थे, वहां 356 लगा देते थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्य नहीं करती है। होता क्या है, उसको आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक सांसारिक परिप्रेक्ष्य में देखिए। अगर दो जहाज जा रही हैं किसी जगह पे और जो लगता है कि ये नैया हमारी पार करा देगी, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक व्यक्ति हमेशा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से चलता रहता है, तो जो डूबती नाव होती है, जो सूखता पेड़ होता है, उससे तो पशु पक्षी किनारा कर लेते हैं, मनुष्य भी किनारा कर लेता है। लेकिन आप अभी राजस्थान का एग्जाम्पल देखेंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी और बहुत पार्टियों को तो कांग्रेस निगलने का कार्य करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सशक्त राजनीति दे रही है, एक दिशा वाली राजनीति कर रही है, विकास की राजनीति कर रही है, और बहुत सारे लोग भरोसे से उसकी राजनीति को, उसकी नीतियों को अपनाने का कार्य कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई गलती नहीं है। और नहीं सर, मैं एसएन सिंह सर, ये तो कॉलेज में वो सवाल था जो विपक्ष को लगातार, विपक्ष को लगता है अगर ये सवाल ना पूछो तो ये लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं सच्चाई ये भी बताता हूं कि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को हर चीज पर ब्लेम करने की विपक्ष की आदत सी हो गई। अभी मैं अश्विनी मिश्रा जी के पास चला जाता हूं। मतलब कुछ भी हो जाए, किसी भी संगठन में जो बीजेपी का विपक्ष में, अगर उसमें कुछ भी हो जाए, सब करने वाला भारतीय जनता पार्टी का संगठन होता है। ममिता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास जल्दी से। एसएन सिंह जी 10 सेकंड में कंक्लूड कर लीजिए। अश्विनी मिश्रा जी, फिर ममिता जी के पास 10 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड अनुराग जी। और चूंकि आप आज चर्चा टीएमसी पे हो रही थी, आज चर्चा पश्चिम बंगाल पे हो रही थी, क्या ऐसा नहीं था कि कल्याण बनर्जी हर समय ममता बनर्जी के साथ खड़े रहते थे, उनकी नीतियों के साथ खड़े रहते थे? अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह का बदलाव उसके अंदर आता है तो निश्चित तौर पे तब आता है जब नहीं कहा जाता है, सर के ऊपर से पानी निकल जाता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति थी वो भय की राजनीति थी, वो ईर्ष्या की राजनीति थी, वो तृष्णा की राजनीति थी, वो घृणा की राजनीति थी। और मैं दोबारा कहता हूं कि तृष्णा और घृणा के वृक्ष में कभी सुंदर फल नहीं लग सकते। आज ये परिणाम जो आ रहा है वो इस नाते आ रहा है कि ममता बनर्जी कभी सार्थक और सुंदर राजनीति की नहीं, इसलिए आप दूसरे लेकिन अश्विनी सर, अब आज तृणमूल कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि अगर वो बचेगी, जो बगावत की आंधी अगर उसको शांत कोई कर सकता है तो वो राहुल गांधी कर सकते हैं। तो मतलब कोई ऐसी है सुगबुगाहट की विलय हो रही है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में? देखिए, ये सवाल का जवाब मच अबव माय पे ग्रेड है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। हालांकि परसेप्शन ही बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको? जो पहले तो मैं 2-3 पहलू है, मैं बात कर लेता हूं कि जल्दी से ममता जी आ रहा हूं, उसके बाद हो रहा है, मुझे लगता है दैट इज समथिंग ममता जी को सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर का इशू है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कह देना, जैसा कि अभी आपने उनको आईना दिखाया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये गलत है। जब ममता जी ने कांग्रेस से अलग हुई थी तो सबसे पहले जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार में शामिल हुई थी और रेलवे मिनिस्टर बनी थी, तो शुरुआत वहां से हुई थी। अभी हमने देखा, आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, अजीत दादा चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ घोटाला, और अजीत दादा सडनली जो है पार्टी तोड़ते हैं और जाकर के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। महाराष्ट्र में देखा हमने, तो हर बार देखा तो भारतीय जनता पार्टी जब क्लीन चिट देती है कि हमने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट शुभेंदु अधिकारी जो इनके बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, वो किस पार्टी से आते हैं अनुराग भाई? वो भी पहले टीएमसी में थे ना, तो गलत का साथ भारतीय जनता पार्टी। अगर आप किसी को गलत मान के और गलत का साथ दे रहे हैं, हम तो किसी को गलत मानते नहीं, राजनीतिक बयान अलग होते हैं। अगर आप गलत मान के और गलत का साथ दे रहे थे, मतलब गलत को आत्मसात कर रहे थे, मतलब आप गलत के साथ खड़े थे, आप गलत कर रहे थे, तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है। ठीक है एसएन सिंह जी, एक बार सुन लेते हैं अश्विनी मिश्रा जी, प्लीज योर आंसर। एसएन सिंह जी, आप किसी को गलत नहीं मानते, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप लोगों को बयानबाजी करते हैं। तो अगर आप गलत मानते तो आपके सम्राट चौधरी ने, नीतीश कुमार ने 10,000 मैं पूछ रहा हूं, जाके सरकार में बैठ गए, तो आपकी बात सही है, आप किसी को गलत नहीं मानते, आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और बाद में अपने वॉशिंग मशीन में डाल के धो करके। लेकिन अश्विनी जी सच्चाई तो ये भी है ना कि यही नेता जब आपकी पार्टी में रहते हैं तो ये सबसे अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी असंतोष से दूसरी पार्टी में चले जाएं तो फिर वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट आपके लिए हो जाते हैं। मतलब आप खुद कल तक जिसको डिफेंड करते हैं, अगर वो आपका साथ छोड़ दें तो उससे बुरा कोई नेता नहीं है फिर। अनुराग भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बताइए किस नेता का हमने अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद जब हम सरकार में थे उसका केस बंद करा दिया? इनके यहाँ पर 25 नेताओं पे ईडी के केस चलते हैं, 23 शामिल हो जाते हैं, उन पे केस बंद हो जाते हैं।
ये होती है प्रेशर पॉलिटिक्स, ये होता है लोकतंत्र की हत्या करना। जो एसएन सिंह की क्लीन चिट दे रहा है कि साहब हमें तो किसी से मतलब ही नहीं है, इनके शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी से ही आते हैं। बिहार में देख लीजिए आप क्या हालत है। लेकिन तो अगर ये जो लेकिन अश्विनी मिश्रा जी, एसएन सिंह जी आ रहा हूं, अश्विनी मिश्रा जी, ऐसा तो नहीं है ना कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक, सांसद सब ये एकदम से अचानक एग्जिट हो गए? वो कह रहे हैं हमें दिक्कत थी अभिषेक बनर्जी से, और सब एक लाइन में एक बात कैसे कह सकते हैं? मतलब कल्याण बनर्जी जैसा नेता, मतलब लिटरली जो टीएमसी में हो रहा है वो इशू है और ममता जी को इंटरनली सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने अपना स्टेटमेंट उसी से शुरू किया कि जो उनका मैटर है, इंटरनल मैटर है, उनको लेकिन ममता चक्रवर्ती जी, ममता जी, बड़ा सिंपल सा रास्ता है ममता बनर्जी के लिए। आइदर शी चूज अ पार्टी, मतलब अपनी खड़ी हुई तृणमूल कांग्रेस को वो चुने या अपने भतीजे को चुने। तो वो अगर पार्टी बचानी है तो विलय से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि वो अभिषेक बनर्जी पर कार्रवाई करें, अपने नेताओं की सुने कि उनकी दिक्कत क्या है। क्या है, देखिए मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहूंगी कि ये स्प्लिट कोई एक दिन का कहानी तो है नहीं। ये दिस इज द लॉन्ग टाइम इरोजन एग्जांपल, दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड अब बाकी रहा अभिषेक की बात। जब ममता बनर्जी सरकार तैयार किए थे 2011 में, टीएमसी आई थी, चुन के उनको लोगों ने चुन के सरकार बनाई थी टीएमसी की, तो कुछ दिन बाद एकदम स्पेसशिप पे चढ़ के एक एलियन आ गए हैं, एक बच्चा आ गया है, उनका नाम था अभिषेक बनर्जी, जिनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक बच्चा को भी पता है, क्लास 5 का एक बच्चे को भी पॉलिटिक्स के बारे में पता है, पर उनको नहीं पता है। तो वो मैं हर डिबेट में यही बोलती हूँ कि वो एक काउंसलर बनने का भी लायक नहीं है ममता बनर्जी के सपोर्ट से उठकर। तो ममता बनर्जी उसको प्यार से, लाड से पाल रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर वो पॉलिटिक्स करने का जो कैपेसिटी होनी चाहिए, जो एबिलिटी होनी चाहिए, वो अभिषेक बनर्जी के अंदर है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, आप थोड़ा पीछे चले जाए अनुराग जी, आपको दिखेगा जो नारदा शारदा जो स्ट्रिंग ऑपरेशन की गई थी, हर चुन के एकदम जो सीनियर जो वरिष्ठ नेता लोग, उनके पास जाकर पैसों की ऑफर किया गया था। कोई भी जो, मतलब इसका भी पीछे एक रीजन है। रीजन ये था कि अभिषेक बनर्जी खुद के हिसाब से, उनका क्या हिसाब से क्या नाम दिया था, नोबो जोआर, समथिंग लाइक दैट। तो दैट मीन्स द न्यू वे। उसमें वो अपनी पसंद की जो लोग हैं उनको बिठाना चाहते थे। तो इसीलिए जो चुन के पुराने नेता, उसको निकालने के लिए ये सब नाटक किया था। फिर अब देखिए एक एक करके छोड़कर गए, शुभेंदु अधिकारी छोड़कर चले गए, सजल घोष, शोकुदय पांडा, फिर तापस रॉय, तो मुकुल रॉय, ये सब बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए क्योंकि दे ऑल यूज्ड टू बी वेरी फेड अप विद अभिषेक बनर्जी। दिस इज माय पॉइंट नंबर 1। लेकिन ममिता जी, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे दें, क्योंकि लोग ये बार-बार सवाल पूछ रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि भाई आप विधायक थे ना, आप जनप्रतिनिधि थे ना, जनता के मुद्दे उठाते थे और पार्टी में आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। आप इतना प्रताड़ित थे अभिषेक बनर्जी से कि आपको सत्ता हटने का इंतजार करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, मैं इसके जवाब देती हूँ। अगर आप देखेंगे ना तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये कांग्रेस से आई है, ममता बनर्जी खुद कांग्रेस से आई है। कांग्रेस खुद इतना बार स्प्लिट हो चुकी है, और परिवार तंत्र की जो सरकार कांग्रेस चलाती है उसका थोड़ा बहुत छाया या रिफ्लेक्शन तो टीएमसी में भी रहेगा। और क्या है, बहुत मजेदार बात मैं आपको कहना चाहूंगी, कांग्रेस, टीएमसी और इनके जितने सारे दल है ना, तो ये सारे लोग ना सेंट्रल जो लीडर सेंट्रिक टीम है। इनको पूछो जाके, आप पूछिए अश्विनी जी को कि क्या है, नहीं बोल सकते। मेरे पास मात्र 30 सेकंड है, 2 सेकंड में अनुराग जी। ममिता जल्दी से जी। और भाजपा का ना एक आइडियोलॉजी होता है, तो दिस इज द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स एंड ओके मैम, एहतेशाम उलग जी, भाई आप तो जनप्रतिनिधि थे, जनता की आवाज उठानी थी, आप पार्टी के अंदर आवाज नहीं उठा पा रहे थे, आप अभिषेक बनर्जी से इतना प्रताड़ित हो गए, सरकार हटने का इंतजार कर रहे थे आप। 10 सेकंड सर। देखिए अनुराग जी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी छींकने की, बोलने की तो दूर की बात है, छींकने की भी हिम्मत नहीं थी। अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट में कोई अगर छींक देगा तो उसके साथ में बहुत सारा समस्या आ जाएगा। ठीक है, आज 74 सीटिंग असल दिक्कत पता चल रही है पार्टी में क्या है। 20 सेकंड स्वयं दादा। कि असल दिक्कत अभिषेक बनर्जी हो ही नहीं सकता है। कोलकाता के मेयर फिराद हकीम थे, कोलकाता में अगर कुछ काम होता है वो उनको देखना है, अच्छा काम बुरा काम उनको देखना है, तो अभिषेक बनर्जी कहां से जिम्मेदार होंगे? संगठन की लिहाज से, जिस हिसाब से स्वयं दादा, चूंकि आप ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं, जिस लिहाज से आप अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ना बागी मानने वाले हैं ना पार्टी बचने वाली है। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा था।